आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम टैलेंट स्पीक में। टैलेंट स्पीक प्रोग्राम में हम आपसे रूबरू करवाते हैं एक शख्सियत से जो कि किसी की कला क्षेत्र में अपना नाम बना चुका हो, ख्वाह वो फाइन आर्ट से हो, म्यूज़िक से हो या ड्रामे से हो। आज हमारे बीच में जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अपना एक नाम बना चुके हैं और वाकई एक टैलेंट स्पीक है। मतलब उनके अंदर टैलेंट, बाद में उन्होंने पढ़ाई की, क्या किया वो दूसरी बात है, लेकिन उनकी अपनी एक मेहनत, एक सफ़र इस काम के पीछे। और आज भी एक ही कमिटमेंट है उनकी, म्यूज़िक। उनका ये कहना है कि खाने में म्यूज़िक, सोने में म्यूज़िक, बैठने में म्यूज़िक और म्यूज़िक ही म्यूज़िक हमारी जान है। उन्होंने टेलीविज़न के सीरियलों का भी म्यूज़िक किया है, उसके साथ साथ उन्होंने डोगरी फिल्म का भी म्यूज़िक किया है और एज ए प्रोड्यूस भी की है डोगरी फिल्म। कुछ फ्लोर पे हैं जो आने वाली हैं, लेकिन उनकी एक कमिटमेंट बड़ी पक्की है अपनी डोगरी को लेके। बहुत अच्छे फोक गाने वाले भी हैं, वो कंपोज़र भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर। घर में भी उनके म्यूज़िक है, उनकी धर्मपत्नी भी गायकी से जुड़ी हुई हैं, बेटा भी अब गुनगुनाना शुरू हो गया है। मैं किसी और नहीं कहता, हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में टैलेंट स्पीक में हैं सुरेंद्र मन्हास जी। सुरेंद्र मन्हास जी, आपका स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में प्रोग्राम टैलेंट स्पीक पे। शुक्रिया, धन्यवाद जी। आपके बारे में जितना कहा जाए कम है। मैंने भी आपके साथ थोड़ा बहुत काम किया है, आपके साथ काम क्या किया, बस मस्ती की है जी। और आपका नाम है और आपका अच्छा काम है गायकी में भी और कंपोजिशन को लेके भी। सुरेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे आज कहाँ से शुरू हुई थी ये बात, कहाँ गुनगुनाना शुरू किया था पहली बार? देखिए, मेरी माता जी गाते थे तो मैं बड़ा छोटा था। वो सुबह उठते, जैसे आम औरतें घर में उठ के उठती हैं तो भगवान के भजन गाते हैं, भजन गाते तो वैसे मेरी माँ गाती थी। मैं सोया होता था, वो गाने जो मेरे कानों में पड़ते थे तो मैं भी उनके साथ गुनगुनाना शुरू करता था। और धीरे धीरे बस पता नहीं मुझे कब मेरे अंदर वो चीज़ आना शुरू हो गई और आज देखिए आपके सामने। वाकई किसी चीज़ की भी शुरुआत हो तो माँ से ही होती है, ये बात सही है। संस्कार माँ से मिलते हैं, फ़न माँ से मिला, उसके साथ साथ माँ की वो आवाज़ जो इनके कानों में एक मधुर सुर की तरह की आज इन अपने सुरों से लोगों को रुझा रहे हैं और खुश कर रहे हैं। यहाँ से उसके बाद आपका कैसे शुरू हुआ? ये तो आपने सुना और म्यूज़िक का एक शौक जागा, लेकिन पहले क्या गाते थे? भजन ही गाना शुरू किया था? नहीं, मैं बेसिकली उस वक्त किशोर साहब जी का, मुकेश जी का और रफ़ी जी का ज़माना था जी, तो ज़्यादा गाने उन्हीं के चलते थे, तो मैं इन तीनों को गाता था। इनमें से किसी एक का गाना सुना दीजिए। मैं मुकेश साहब का जी गाना गाता था। जी जी प्लीज़। मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। तो बस ये गाना जो है मैं बड़ा गुनगुनाता था। वो क्लास में भी, जब मैं क्लास 4th में था तब मेरी क्लास में शुरुआत हुई गाने की। मैं बच्चों के साथ गाना गाता था ना, दोस्तों के साथ, तो उन्होंने मैडम को सुना दिया कि ये मन्हास जो है ये गाने गाता है। अब उनके सामने जो है, सबके सामने गाना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं गाया, तो टूटा फूटा गाया, लेकिन बस वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई मतलब गाने की। क्लास में सबके सामने गाना, क्लास में गाना, स्कूलों में पार्टिसिपेट करना, फिर उस स्कूल के बाद फिर हायर सेकेंडरी में, उसके बाद कॉलेज में, बस ऐसे चलते चलते शुरुआत हो गई मेरी। आपने कहीं से कोई गायकी की तालीम ली? हाँ बिल्कुल जी, मैं, हमारे बाबूजी हैं रवि शर्मा जी के फादर, उनसे मैंने 91 में म्यूज़िक की तालीम लेना शुरू की। उसके बाद फिर क्योंकि मैं गांव से आता था तो अच्छा मुश्किल होता था। फिर हमारे गांव में भी मेरे गुरुजी श्री रामलाल जी, उनसे सीखा, उनसे डोरी गायकी की तालीम ली। फिर मैं जब कॉलेज में पढ़ने लगा, साइंस कॉलेज में,
तो फिर हमारे डॉक्टर हरिकृष्ण जी नूतन संगीत विद्यालय में जी, पढ़ाते नूतन हैं। संगीत। फिर मैंने उनसे जो है वो शिक्षा ग्रहण की। ओके ओके। तो उसके बाद फिर 91 में फिर मैंने रेडियो में ऑडिशन पास कर लिया। फिर वो शो बस चलता रहा। मतलब ये कहा जा सकता है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं, हाँ जी। इंस्टीट्यूशन मेरा क्या है कि जो कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन जैसे जी, म्यूजिक बिल्कुल, एंड फाइन आर्ट बिल्कुल। या म्यूजिक का कोई स्कूल ऐसा बेसिकली नहीं था। हुआ क्या कि उस वक्त गुरुजनों के साथ रह रह के बिल्कुल, उनकी बस, संगत बस। से उनकी सेवा करके जो उनसे इल्म प्राप्त हुआ उसी में भगवान का शुक्र अदा बस, करके आप बस, चल बस, पड़े। वही चल रही है। और उस वक्त क्या कि हमारे समय में क्या था कि इतनी जैसे आज बड़ा फैला हुआ ना कि सोशल मीडिया जो है, हमारे समय ये सब नहीं था, ये जानकारी नहीं पहुंचती नहीं थी। थी। और मतलब कि मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे दायरों में ये म्यूजिक सिखाया जाता है, जहाँ इसकी पढ़ाई भी होती है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद मुझे पता चला। फिर मैंने नूतन संगीत विद्यालय से ही मतलब इसकी ग्रेजुएशन की, फिर MA की, इस तरह से फिर आगे पढ़े। बहुत अच्छा रहा। ये था इनका छोटा सा सफ़र, और बड़ा साफ सुथरा सफ़र बता रहे हैं। ज़्यादा लंबी बात को खींच नहीं रहे हैं, बस छोटे में ही सवाल का जवाब निपटा रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, छोटे से बात तो नहीं बनेगी, बात तो लंबी जाएगी। आप गाते रहे और कई, जैसे आपने कहा कि रफ़ी साहब को, मुकेश साहब को भी सुन के आपने शुरुआत की। आज आप कहाँ देखते हैं अपनी गायकी को? क्या गायकी तक महदूद रहेगी? ये म्यूजिक डायरेक्टर बनने का शौक कैसे चढ़ा, या कंपोज करने का कैसे शौक चढ़ा? हुआ क्या कि मेरी एक बार रेडियो में रिकॉर्डिंग थी, तो मैं एक फोक सॉन्ग गा रहा था, लेकिन उसकी मैंने धुन अपनी बना दी। अच्छा। वो जो ओरिजिनल धुन थी ना, वो नहीं रखी मैंने, उसकी अपनी धुन बना दी। तो वहाँ डॉक्टर हरीश जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, यार तू तो कंपोजर बन गया। तो उस वक्त मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि कंपोजर क्या होता है। मैं गाने वाला हूँ और मैं गाता हूँ। हाँ, लेकिन यह कि मैं मतलब कि थोड़ा सा गाने को जो ओरिजिनल गाना था उसको थोड़ा सा मैं चेंज करता था, मतलब कि थोड़ा हट के गाता था। तो बस इसी तरह से मतलब कि जब वो शब्द ने बोला कंपोजिंग क्या होती है, तो फिर मैंने किसी को पूछा, मैं ये कंपोजर क्या होता है? बोलते जो गीत की धुन बनाता है वो कंपोजर होता है। ओके। तो मुझे बड़ा शौक था, मैंने कहा मैं धुन बनाऊँ, अपने गीत बनाऊँ। तो मैं PCI में ही काम करता था, हमारे यहाँ पर सतीश गुप्ता जी हैं, उनका स्टूडियो था। तो वहाँ पर मुझे मौका मिला कुछ गाने कंपोज करने का। जैसे कुलदीप सपूर जी थे, उन्होंने कुछ गाने किए फोक यहाँ पर तैयार, तो उसमें मैंने कुछ गाने कंपोज किए, लेकिन नाम उन्हीं का आया क्योंकि वो कंपोजर थे। तो कंपोज किए था, बस उसमें से फिर जो मेरा सफ़र है वो कंपोजिंग में शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे आगे जो आपने अभी जिक्र किया कि आप रेडियो स्टेशन में एक गाने को आपने अपने तरीके से कंपोज करके गाया और वहाँ से शुरुआत हुई, वो कौन सा गाना था? क्या क्या दर्शकों को ज़रा सुना दीजिए। वो था भाई, पल भर बेई जाना। प्लीज़ उसको थोड़ा सा तरन्नुम में नहीं, अब मुझे वो धुन याद नहीं है कि वो 92-3 की बात है, वो धुन में याद नहीं है। याद नहीं। लेकिन हमारे लिए ऐसा लगता है कि हमारे लिए वो धुन बहुत ज़रूरी है, पल पल बही जाए। लेकिन वो धुन अब मुझे याद नहीं कि उसमें तो मैंने कैसे धक्काई थी। लेकिन मैं स्टार्ट मेरी वहीं से हुआ था, मतलब कि वहीं से शुरू किया था मैंने। ओके। उसके बाद आपने टेलीविज़न के लिए भी? बिल्कुल, टेलीविज़न के लिए भी मैंने फिर शुरू किया गाना। और टेलीविज़न में जो मैंने गीत गाया था ना, वो मेरा अपना कंपोज किया हुआ था, वो मैं आपको सुना सकता हूँ। हाँ प्लीज़। तो वो लिखा था मेरे दोस्त गौरव जी ने। वो था, तेरे लई टूरी आया आऊं गोरिए, तेरे लई टूरी आया आऊं गोरिए, मिगी चिताया मैं तेरा बड़ा गोरिए, मिगी चिताया मैं तेरा बड़ा गोरिए, तेरे लई टूरी आया आऊं गोरिए, तेरे लई टूरी आया आऊं गोरिए, मिगी चिताया मैं तेरा बड़ा गोरिए, मिगी चिताया मैं तेरा बड़ा गोरिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन तो यही करता है कि हम आपसे ये गाने सुनते रहें, आपकी मधुर आवाज़ में, आपके कंपोज किए हुए भी। सुरेंद्र जी, माता की भी मेहर रही है आप पे, बिल्कुल, जिसे हम इनकार नहीं कर उनकी बहुत कृपा है उसे, जिसके मुझे ऐसा, मेरी कई बार आपसे जब भी बात हुई, हम कभी बैठे बात की, तो हम
थोड़ा सा काम को लेके जब बात हुई तो आपने कहा कि बस ठीक है, माता की कृपा है बिल्कुल, जो है। ये उनकी कृपा है। आपके बहुत अच्छे कालीवीर जी के ऊपर कंपोज की हुई उनकी हैं। हाँ जी। और उसके बाद चंडी माँ जी, चंडी माता की है, बावेली माता है। हाँ, आप उनके लिए बहुत किया, आपने बहुत गाया और हम ज़रूर वो सुनना चाहेंगे। बिल्कुल जी। चंडी माँ का अगर आप, मैं चंडी माँ को सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा शुरुआत कैसे हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हुआ क्या कि मतलब कि मेरी जो माता जी हैं वो ज़्यादा भजन करते थे, तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तुम ना डोरी गाने ज़्यादा गाते हो, तो अगर तुम भजन गाना शुरू करो तो मुझे लगता है लोगों के साथ ज़्यादा तुम पॉपुलर हो पाओगे, नज़दीक जाओगे। हाँ। लोग। तो मैंने 95 में फिर एक कैसेट रिकॉर्ड की। अच्छा। हाँ, रिकॉर्ड की। वो वाकई वो जो है उसमें काफ़ी जो भजन मेरे वो हिट हुए। उसके बाद फिर मैंने 97 में माँ चंडी की आरती की तैयार। क्या बात है। वो जो आरती है वो वर्ल्ड फेमस हो गई है। अच्छा। हाँ, वो आरती है लाई रख देवी है माँ चंडी माता। सुना दीजिए। मुझे लगता है कोई ऐसा जागरण नहीं है, कोई ऐसा जहाँ सत्संग वहाँ नहीं है चलती वो, नहीं, जिसको वो लोग ना गाएं, और जिसको बड़े सिंगरों ने भी गाया और सिंगरों ने गाया। जी, मैं तो आपको सुनाता हूँ। लाज रख देवी माँ चंडी माता मेरी, कोई तेरा अंत न पाया ओ कोई तेरा अंत न पाया माता मेरी, कोई तेरा अंत न पाया ओ लाज रख देविए माँ चंडी माता मेरी, कोई तेरा अंत न पाया। तो इस आरती से मेरी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि लोगों ने मुझे घर घर सुनना जो है शुरू कर दिया। ये आप ये मान लीजिए कि ये उसी माँ की एक कृपा थी, उस माँ का आशीर्वाद आप पे है। और उसके अलावा आप जब हमारे यहाँ पे जागरना वगैरह होते हैं, जागरण होते हैं, उसमें भी आप बहुत बिजी रहते हैं, बहुत ही आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। मैं कहता हूँ कि एक दिन में, एक रात में 4-4, 5-5 जगह जाना पड़ता है, और लोग मजबूर करते हैं। मतलब कि एक आदमी नहीं जा सकता, लेकिन उनका प्यार इतना होता है कि मुझे जाना पड़ता है। आना, आप आइए, जाना आप एक कीर्तन गा के जाइए, लेकिन आइए। मुझे याद है एक बार मैं आपके स्टूडियो में आपके साथ बैठा हुआ था, एक ड्रामे का म्यूजिक कर रहे थे हम, और उसी दौरान आपको फोन पे फोन आ रहे थे। आप कह रहे बस मैं आया, ये गाड़ी मेरी इधर पहुंची, मैं इधर पहुंचा। लेकिन आपकी वो एक कमिटमेंट है, आप जहाँ तक मैं जानता हूँ वो आपकी एक कमिटमेंट रहती है माता के साथ कि नहीं मैं आऊँगा। और जो लोगों का प्यार है आपको लेके, आप उनके साथ भी ये कमिटमेंट के साथ चलते हैं कि नहीं। बेसिकली मैं किसी को ना नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई फ़ोन आ गया ना कि आपने सत्संग में आना है, तो मैं सोचूं इसको ना कैसे करूं मैं, कि जिस माता रानी की कृपा मुझ पर है उसके लिए मैं ना नहीं कर सकता, उसके गुणगान के लिए मैं ना नहीं कर सकता। और फिर मजबूरन मुझे 4-5 एक रात में 4-5 प्रोग्राम को निपटाना पड़ता है, उनके वहाँ जाके उनका गुणगान करना। तो ज़रा हमारे इस स्टूडियो के लिए भी कोई गुणगान कर दीजिए। एक मेरा भजन है, जी, मायनी तेरे कुंड कुल्लू बाल, ये बड़ा पॉपुलर भजन है, और इस वक्त यूट्यूब पर कोई 9 मिलियन के करीब ये हो गया। प्लीज़ हम सुनना चाहेंगे। माए नी तेरे कुंडलुए बाल, माँ बड़े बनी बोंदे ओ। माए नी तेरे कुंडलुए बाल, माँ बड़े बनी बोंदे ओ माँ बड़े बनी बोंदे ओ माँ बड़े बनी बोंदे ओ। माए नी तेरे कुंडलू में बाल, माँ बड़े बनी बोंदे ओ। वाह, क्या बात है। देखिए ये एक भक्ति है और इसमें रुझना बहुत ज़रूरी है। सुरेंद्र जी, आपने फोक पे भी काम किया हुआ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा काम किया है। क्या भजनों से लेके रोमांटिक सॉन्ग हों या वारियर सॉन्ग हों, आपने बहुत काम किया, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखो जी, फोक गायकी जी की तरफ मुझे लाया गया है, हमारे श्यामलाल जी थे, श्यामलाल रैना जी अकेडमी में। एक बार क्या हुआ, मैं 9th में पढ़ता था ना, वो हमारे स्कूल में आए
तो उन्होंने कहा कि जो डोगरी फोक सॉन्ग सुनाएगा उसको हम इनाम देंगे, प्राइज़ देंगे। मेरी अर्ज़ ये है कि ये मैंने सॉन्ग सुनना है अभी आपसे, ये दिमाग में रखिए प्लीज़। तो फिर क्या हुआ वहाँ पर, उस वक्त मैं बेसिकली फादर साहब से के साथ बाहर था, लखनऊ में था। अच्छा। तो मैं जब वापस आया तो मुझे डोगरी इतनी आती नहीं थी। अच्छा। डोगरी हम घर में बोलते थे, लेकिन बाहर के साथ मैं डोगरी हिंदी बोलता था मैं। तो तब मैं हिंदी गाने गाता था। तो अब मैं कहने का मुझे तो डोगरी आता नहीं है, तो मैं अब हिंदी गाता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो आप हिंदी गा दो, लेकिन आपको प्राइज़ नहीं मिलेगा। तो मैंने वहाँ हिंदी गाना गा दिया, मेरे प्यार की उम्र होती है, बड़ा पॉपुलर था। अब मैंने इतना अच्छा गाया, लेकिन मुझे प्राइज़ मिला, एक बिस्कुट मिला, 2 रुपये ग्लूकोज का बिस्कुट था, वो मिला मुझे। तो मेरे मन में कहीं एक लड़के ने ऐसे बड़ा बेसुरा गाया, 4 नंबर चढ़े, उसको गाना था कुछ, तो उसको कुछ पैसे मिल गए। अच्छा। तो वो मेरे बात जो मेरे मन में चुभ गई। मुझे ग्लूकोज के बिस्किट के साथ बताया। मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा यार ऐसा क्यों किया? बोले आप गाते बड़ा आवाज़ अच्छी है, लेकिन गाना डोगरी गाना है, मैं कहाँ से सीखूँ डोगरी? बोले मेरे पास कल्चर अकेडमी आओ, मैं आपको किताबें दूंगा। तो सर मैंने फिर वो वहाँ से जाके किताबें ली, मैं पढ़ी किताबें, उनके फोक सॉन्ग पढ़े, मैंने तैयार किए। फिर उसके बाद मैं रेडियो में एडिशन पास किया। वहाँ पर टी आर शर्मा थे हमारे, टी आर मल्होत्रा साहब, टी आर मल्होत्रा, उन्होंने मुझे बहुत बहुत गाइड किया। मैं सर मुझे बताइए कि मैं ऐसी गायकी गाना चाहता हूँ जिससे मेरा नाम अलग हो, जैसे जो लोग गाने गाते ना वैसे गाना नहीं, कोई ऐसी गायकी मुझे बताओ जिससे कि पता लगे ये सुंदर मनास गा रहा है। तो उसने कहा आप पाख गाना शुरू करो, पाख, क्या बात, या कारक गाना शुरू करो। तो अब पाख कारक कहाँ से सीखूँ मैं? तो उन्होंने कहा कि आप ना प्रद्युम्न सिंह और कृष्णा जी की पाख सुना करो। मैंने उनको सुनना शुरू किया, सुना मैंने उनको, लेकिन मैंने स्टाइल अपना बना लिया। मतलब वहाँ से प्रभावित वहाँ से हुआ मैं, तो स्टाइल मैंने अपना बना लिया। मेरा एक दोस्त था गारू राम, वो जोगी है, हाँ। वो गाता है कारके। अब हम दोनों की जोड़ी बन गई। अब मैंने पाक स्टाइल की बनाई कि कारक और पाक को मिक्स करके मैंने पाक स्टाइल बना दिया। और फिर मैंने रेडियो में एक रिकॉर्ड किया, जो पहला मैंने रिकॉर्ड किया है, सुनाऊंगा मैं। पूरा सुनाइएगा शुरू। हाँ। पूरा नहीं लेकिन कम से कम 6-7 लाइनें तो हो। हाँ। 4 लाइनों से काम नहीं अब चलेगा। ठीक है, वो था पाला पांदा मोर काला मोरनी, पाला पांदा मोर काला मोरनी, हो ऐसियां पाला पाया मोरा, ऐसियां पाला पाया मोरा, मन चित जंदा डोल काला मोरनी, हो ऐसियां पाला पाया मोरा, ऐसियां पाला पाया मोरा, मन चित जंदा डोल काला मोरनी, हो काले तेरे फंग जे मोरा, काले तेरे फंग जे मोरा, बिच बिच डमरे लाल काला मोरनी। अब यहाँ मैं अकेला गा रहा हूँ, भैया कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, स्वाई भी होती है, स्वाई होती है, वो कॉर्ड सिस्टम होता है, कार्ड बनता है, बड़ा अच्छा 2-3 कार्ड बनता है। जी। तो ये मेरा पहला गीत वहाँ जब बजा, हाँ। तो सुबह क्या होता कि जो बेस्ट गीत होता है हफ्ते का, हाँ। वो 7 दिन बजता था लगता सुबह। ओके। जब उस गीत 7 दिन बजा ना, तो जितने जम्मू के जाने माने सिंगर थे वो कहने के ये बंदा कौन है? अच्छा। ये जो मुर्की मार रहा है, ये कैसे मार रहा है, ये क्या ऐसे कर रहा है? अच्छा, वो कुछ होता होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उसी इस गाने के बाद मेरी जो है वो नहीं, मेरी इस तरीके का एक आपका और मेरा भी एक रहा है मिलन, एक गाने को लेके। शायद आपको याद हो, वो गाना था पैंथा। मैंने कहा सुरेंद्र जी ये पैंथा है, तो आपने पहले वो उसको पढ़ा, आपने कहा ये क्या, कहाँ था ये गाना कहाँ था, मेरे हाथ क्यों नहीं चढ़ा ये गाना? तो मैंने कहा जी फिर आपने उसको कंपोज किया था, बहुत बढ़िया किया था। तो उसमें भी मुझे बड़ा मजा आया था, लेकिन उसके मुझे शब्द याद नहीं, मुझे बहुत बात बोलना गाने की नहीं मत बोलना। नहीं वो मतलब वो शब्द मुझे याद है, वो शब्द अव्वल कुछ की सेवी है तो कोदा लचे ना, अव्वल से वो बहुत अच्छा है। क्योंकि वो मुझे जब मैंने एक नाटक किया था सवा सिर
कनक स्वर्गीय शिवराम दीप जी ने लिखा था वो नाटक। तो उस नाटक की मंगलाचरण के तौर पे, क्योंकि वो डोगरी में कहानी को हमने अडेप्ट किया था, उस कहानी को अडेप्ट करने में ये मंगलाचरण जो कि हम गणेश पूजा करते हैं मंच की, तो उन्होंने मुझे तब ये बोला था कि मुश्ताक ये पैंथा होता है, ये डोगरी में गाया जा, मतलब डोगरी में पैंथा है ये कोई भी शुभ कार्य जिस घर में होता है तो इसे गाया जाता। और तब आपने मुझसे कहा कि अब मैं जहाँ भी कीर्तन करूँ जाऊँगा वहाँ मैं ये गाऊँगा। एक बहुत अच्छा अनुभव, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। और उसके बाद फिर मैंने जैसे कारक गायकी जो है ना, वो कारक गायकी जो है मेरी वो शुरू हुई फिल्म कुग्गी माँ डोरे से। ओके। तो उससे पहले मैंने एक प्ले किया था कुमारी भारती का, विसर्जन था ऐसे कुछ था नाम था उसका। तो उसमें काली माता की आराधना थी। तो विसर्जन, हाँ, तो उन्होंने कुछ फोक शब्द मेरे सामने लाए, तो मुझे कहने लगे ये कारक बनानी है। मैं कार तो गाता नहीं हूँ, मैं भाग गाता हूँ। वो तो जैसा मजबूर आप करो। मैंने गुलाम मोहम्मद जी को फ़ोन किया। अच्छा। क्योंकि उनसे मेरे बड़े अच्छे लिंक थे, बड़े वो तो क्या बात है। तो उनके साथ मेरे बड़े लिंक थे, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी हज में गया था तो मैं गायकी वहाँ छोड़ आया हूँ, मैंने छोड़ दी गायकी, अब मैं नहीं गाऊँगा। अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको खुद गाओ, इतना अच्छा है तो खुद गाओ लो। मैंने कार्यक्रम गए नहीं है, नहीं आप गाओ, मैं देखता हूँ। मैंने क्या कर रात को 11 साढ़े 11 उसका धुन बनाई मैंने, तो मैंने गा दी। टोटली 15 मिनट में गा दी मैंने। जब मैंने गा दी तो मैंने उनको जब सुनाई तो वो कह रहे ये तुमने क्या गा दिया है। अच्छा, ये तो बड़ी अलग किस्म की कारक बन गई। वो सच मानिए आज वो कारक जो है, क्या बात है, वो घर घर में बजती है। मुझे लगता है कोई ऐसा सत्संग नहीं है, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहाँ वो कारक ना बजती हो। अभी अगर कई स्कूल में कंपटीशन होते हैं, मैं कितने जज बन के गया हूँ, वो चल रही होती है। जो आपने फिल्म कुग्गी माँ उडारी में गाया था, हाँ, वो क्या सॉन्ग था? वो जरा थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। जो सॉन्ग मैंने सुर सिंह, हाँ जी, वो था साड़ा भी कराई दे ब्याह नित पाबिये, साड़ा भी कराई दे ब्याह नि पाबिये, साड़ा भी कराई दे ब्याह। कानी टीर कैंचरी ते पामे हुआ बोली, कानी टीर कैंचरी ते पामे हुआ बोली, कोई जल्दी गए तू लाड़ साड़े ला, ओ जल्दी गए तू लाड़ साड़े ला नित पाबिये, साड़ा भी कराई दे ब्याह नि पाबिये, साड़ा भी कराई दे ब्याह। बड़ा कॉमिक जैसा है, बहुत बढ़िया। ये काफ़ी मैंने सोशल मीडिया पे भी इसको सुना है। इसमें राजकुमार भट्ट और वो बसंत वियोगी जी एक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैंने एक बार जब ये गाना देखा तो मैंने बसंत वियोगी जी कहा, मैंने बहुत बढ़िया गाना है, बहुत बढ़िया सॉन्ग। ये रहा आपने फिल्मों का भी म्यूज़िक किया। आप अभी आजकल आपकी कोई फिल्म जो जिसपे आप काम? हाँ, अभी एक फिल्म है मौज मस्ती डोगरी की, उसके मैंने 2 गाने कंपोज किए हैं। एक रोमांटिक सॉन्ग और एक आइटम सॉन्ग है। ओके, ठीक है। तो वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अभी उससे बड़ी जल्दी रिलीज़ होगी। उसके बाद मैंने ना एक फिल्म की थी सिंगूर कलकत्ता में जाके, जी, जिसका राजीव गुप्ता जी जी। तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, अनुभव रहा। जम्मू का प्रोड्यूसर डायरेक्टर से काम किया, लेकिन जो बाहर के डायरेक्टर से काम किया वो एक अलग था जी। फिर एक फिल्म मैंने और की पंजाबी की थी, लेकिन वो किसी रिलीज़ नहीं हो पाई। फिर एक फिल्म अभी यार की इबादत, वो हमारे जम्मू के प्रोड्यूसर हैं अशोक शर्मा जी। ओके। तो उनके लिए कंपोज किए थे मैं। उसमें कुमार स्वामी जी, ओके, उसके अनुराधा पुडवाल जी, फिर जावेद अली जी, इन सब ने गाया उसमें। तो वो गाने उसके रिलीज़ हो गए हैं, तो फिल्म भी रिलीज़ होनी है। सुरेंद्र जी, आप आज जो नई पीढ़ी आ रही है गायकी में, उनको आप कहाँ देख रहे हैं? क्या वो डेडिकेशन है उनके अंदर, या बस शॉर्टकट चाहते हैं वो? क्योंकि आजकल स्टूडियो की रिकॉर्डिंग तो बड़ी टेक्निकल हो गई है। मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मतलब जो बेसुरा होगा उसको भी आप ना स्टूडियो में सुर वाला बना ही देते हैं सर। बेसिकली तो वो नई पीढ़ी का क्या है, वो शॉर्टकट सर, बेसिक वो जो आपके टाइम की डेडिकेशन है वो और आज में? सर हमारे क्या है ना, हमारे समय क्या है कि गुरु शिष्य की परंपरा थी जी, जो आजकल नहीं रही। आजकल नहीं रही है। जब तक गुरु शिष्य की परंपरा नहीं होगी तब तक एक जो कलाकार है वो मंझा हुआ नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो आजकल के जो बच्चे, मैं चाहता हूँ कि वो ठीक है शॉर्टकट, देखो इस लाइन में शॉर्टकट नहीं चलता। या आपका टैलेंट है सामने आएगा। अगर आप स्टूडियो में गाते हैं तो वहाँ पर ऑटो ट्यून या कुछ कर देते हैं, लेकिन स्टेज पे क्या करोगे आप? कुछ नहीं।
वो तो सीधा सेवा की पोल खुल जाएगी। इसलिए आप रियाज करिए, मेहनत करिए, अच्छे गुरु के पास जाइए। एक अच्छा गुरु ही आपको तराश सकता है। मेरा ये कहता हूँ, वही तराशेगा आपको, तभी आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। एक अच्छा गुरु ही आपको तराश सकता है, सुरेंद्र मन्हास जी कह रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के। टैलेंट स्पीक में आज हमारे साथ थे सुरेंद्र मन्हास जी। मैं सुरेंद्र मन्हास जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से बहुत अच्छा टाइम इनके साथ निकला अभी हमारा। और वाकई ये बात सही कह रहे हैं कि अच्छा गुरु होना चाहिए और अच्छा गुरु ही आपको तराशेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हर हफ्ते, और हमारा ग्रेटर जम्मू वर्चुअल का यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो करते रहिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हम अवेलेबल हैं। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए और हम आपके साथ अच्छे अच्छे लोगों को लेके आएंगे, अच्छी अच्छी बातें लेके आएंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।